Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वाइमार गणतंत्र के बारे में। जर्मनी में वाइमार गणतंत्र की स्थापना कब हुई और क्या कारण थे उसकी असफलता के। दोस्तों, वाइमार गणतंत्र जर्मनी की उस प्रतिनिधिक लोकतांत्रिक संसदीय सरकार को कहा जाता है जिसने प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में 1919 से 1933 तक शाही सरकार के स्थान पर कार्यभार को संभाला था। यद्यपि उस समय जर्मनी का औपचारिक नाम जर्मन राइख ही था, किंतु 1919 में वाइमार नगर में एक राष्ट्रीय सम्मेलन में इस संवैधानिक सदन का गठन हुआ था। इसीलिए इसे वाइमार गणतंत्र कहा जाता है। दोस्तों, पहले भी कई वीडियोस के अंदर मैंने आपको प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताया है और उसमें मैंने आपको यह भी बताया था कि किस तरीके से अलाइड फोर्सेस और एक्सिस फोर्सेस के बीच में यह युद्ध चल रहा था। जहां अलाइड फोर्सेस में ब्रिटेन, रशिया, अमेरिका, फ्रांस ये सब देश थे, वहीं एक्सिस ध्रुव का प्रतिनिधित्व जर्मनी और ऑस्ट्रिया कर रहे थे। तो दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में एक्सिस राष्ट्रों की सेनाएं काफी हद तक सफलता प्राप्त करने में कामयाब रहीं, किंतु चार महाशक्तियों के सामने इन राष्ट्रों की सेनाएं जगह जगह पराजित होने लगी थी। 1917 में युद्ध जनित आर्थिक कठिनाइयों और युद्ध में कई स्थानों पर जर्मन सेनाओं की पराजय की खबर से जर्मन राजसत्ता और वहां के राजा विलियम कैसर द्वितीय के विरुद्ध विद्रोह शुरू होने लगे थे। जहां एक तरफ ऑस्ट्रिया ने हथियार डाल दिए थे, लेकिन जर्मनी ने दूसरी तरफ युद्ध जारी रखा हुआ था। जब अक्टूबर 1918 को जर्मनी के कील बंदरगाह पर नौसेना ने बड़ी बगावत खड़ी कर दी और उसमें वहां के मजदूर भी शामिल हो गए थे, तो इस विद्रोह को जर्मन सम्राट कैसर दबाने में असमर्थ रहा। तत्कालीन प्रधानमंत्री प्रिंस मैक्स तथा सेनापति हिडेनबर्ग ने सम्राट को पद त्यागने की सलाह दे दी, लेकिन सम्राट द्वारा इस सलाह को न मानने के बाद मैक्स ने बिना सम्राट की अनुमति के सम्राट के सिंहासन त्यागने की घोषणा कर दी। इससे घबराकर 10 नवंबर 1918 को सम्राट हॉलैंड भाग गया। मैक्स ने प्रधानमंत्री का पद छोड़कर फेन को नया प्रधानमंत्री बनाया और इसी के साथ साथ जर्मनी के अंदर भी मोनार्की का अंत हो गया। अब दोस्तों, मोनार्की होती है जहां सम्राट या राजा लोग राज्य करते हैं। ऐसा ही आजकल आप अगर विश्व में देखेंगे तो मिडिल ईस्ट के कुछ देशों के अंदर, जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इन देशों के अंदर मोनार्की चलती है, यानी कि एक सुल्तान होता है और उसके शहजादे ही आगे चलकर सुल्तान बनते हैं। तो इसी तरीके से इस घटना के बाद जर्मनी के अंदर मोनार्की का पूरे तरीके से अंत हो गया और उस वक्त के हिसाब से यह विश्व की एक बहुत बड़ी घटना थी। जर्मन सम्राट के पलायन के बाद राजनीतिक अव्यवस्था की स्थिति में सोशल डेमोक्रेटिक दल के अध्यक्ष फ्रेडरिक एबर्ट ने जर्मन गणतंत्र की घोषणा कर दी। प्रधानमंत्री एबर्ट ने एक अस्थायी सरकार गठित की और 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर प्रथम विश्व युद्ध का अंत किया। अस्थायी सरकार के सामने विकट राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याएं थी। इससे भी बड़ी समस्या नए गणतंत्र का संविधान तैयार करने की थी। इस समय जर्मन साम्यवादी देशों में रूसी साम्यवादी व्यवस्था के अनुरूप शासन व्यवस्था स्थापित करना चाह रहे थे, किंतु वे सफल नहीं हो सके। फ्रेडरिक एबर्ट की सरकार ने एक संविधान निर्माण के लिए 19 जनवरी 1919 को राष्ट्रीय संविधान सभा के निर्वाचन की घोषणा कर दी, जिसमें कई राजनीतिक दलों ने भाग लिया, किंतु अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर हुए चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। 5 जनवरी 1919 को 421 सदस्यीय राष्ट्रीय सभा का प्रथम अधिवेशन वाइमार नामक छोटे शहर के शांत वातावरण में शुरू हुआ। एबर्ट की अस्थायी सरकार ने पद त्याग कर दिया। किसी भी दल के बहुमत न मिलने की अवस्था में संविधान सभा ने सर्वाधिक 163 स्थान जीतने वाली सोशल डेमोक्रेटिक दल के फ्रेडरिक एबर्ट को गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति और फिलिप शीडमैन को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जिसे वाइमार कोएलिशन के नाम से भी जाना जाता है। गणतंत्र सरकार ने युद्ध विराम करके वारसाय की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। यह संधि इतनी घृणित और कठोर शर्तों वाली थी कि अनेक लोगों ने इस पर हस्ताक्षर न करने और पुनः युद्ध करने की बात भी कही थी, लेकिन जर्मनी दोबारा युद्ध की स्थिति में नहीं जाना चाहता था। इसलिए इस संधि पर हस्ताक्षर करने के अलावा जर्मनी के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। वॉरसॉय की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद वाइमार सरकार ने कई राष्ट्रीय सभाओं का आयोजन कर एक
नवीन संविधान का निर्माण किया, जिसे वाइमर संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इस संविधान का मसौदा अस्थायी सरकार के गृह मंत्री ह्यूगो प्रूस ने तैयार किया था। प्रारंभिक आवश्यक संशोधनों के बाद इस वाइमर संविधान पर 11 अगस्त 1919 को दस्तखत कर एक कानून बना दिया गया और 14 अगस्त 1919 को इसे विधिवत लागू कर दिया गया। इस नए संविधान के अंतर्गत जर्मन नागरिकों को रंग, लिंग, विभेद के राजनीतिक समानता, धर्म, भाषण, प्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। जर्मन जनता को राज्य की प्रभुसत्ता का स्रोत माना गया और 20 वर्ष से अधिक आयु के सभी जर्मन स्त्री पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया गया। दोस्तों, इसको अगर मैं स्पष्ट शब्दों में समझाऊं तो जैसे कि आजकल भारत के अंदर लोकतंत्र है, जहां हर किसी व्यक्ति को समान अधिकार दिए गए हैं, तो आप समझिए कि इसी तरीके से एक लोकतंत्र की स्थापना कर दी गई जर्मनी के अंदर, जो कि 1919 से 1933 तक जारी रही। और मैंने आपको अपने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि किस तरीके से हिटलर ने इस कानून को पूरे तरीके से बदल कर फिर से एक डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही स्थापित कर दी जर्मनी के अंदर। और इस लोकतंत्र के अंदर राष्ट्रपति को सबसे ताकतवर व्यक्ति बना दिया गया, यानी कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो इमरजेंसी की भी घोषणा कर सकता था और पूरे शासन के अधिकार जब भी चाहे अपने हाथ में ले सकता था। इसी धारा का दुरुपयोग करके जर्मन राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने जनतंत्र की कब्र खोद दी और हिटलर को चांसलर बनाने के लिए आमंत्रित कर दिया। इन्हीं संकटकालीन अधिकारों का उपयोग करते हुए हिटलर ने अपने विरोधियों को खत्म कर दिया। जर्मन राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता था, अतः वह भी अपने को जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व मानता था और प्रधानमंत्री से अधिक शक्तिशाली माना जाता था। जर्मन संविधान की एक कमी चुनाव की अनुपातिक प्रणाली थी, जिसके कारण देश में राजनीतिक दलों की संख्या में वृद्धि हुई और हमेशा ही मिले जुले मंत्रिमंडल बने। हिटलर ने भी जब सत्ता प्राप्त की तो उसे जनता का बहुमत प्राप्त नहीं था। अन्य दलों की सहायता से उसने अपना मंत्रिमंडल बनाया। जर्मनी का संविधान संघीय पद्धति पर था, यानी कि जैसे भारत के अंदर विभिन्न राज्य होते हैं, इसी तरीके से जर्मनी के अंदर भी बहुत सारे राज्य थे और भारत के अंदर भी राज्य अलग अलग अधिकारों की मांग करते रहते हैं, वैसे ही राज्य अधिक अधिकारों की मांग करते थे। इससे भी राजनीतिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता था। लेकिन दोस्तों, वाइमर गणतंत्र के अंदर कुछ समस्याएं भी थी और मैं अब आपको उनके बारे में बताता हूं। देखिए, वाइमार गणतंत्र की स्थापना 1919 में प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद हुई थी, जो अनेक विपत्तियों के बावजूद 1933 तक अपना कार्य करती रही। पराजित जर्मनी की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दशा खराब हो चुकी थी। चारों ओर निराशा और क्षोभ का वातावरण था। वॉरसॉय की अपमानजनक संधि पर इसी सरकार ने हस्ताक्षर किए थे, जिससे इसके विरोधी इसे गद्दार कहने से भी नहीं चूकते थे। आरंभ से ही गणतंत्रीय सरकार को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, जैसे कि जनता का विरोध, युद्ध में भयंकर विनाशलीला एवं निराशा के वातावरण में शुद्ध जर्मन नागरिक इस संसदीय प्रणाली के विरोध में थे। और क्योंकि इससे पहले जर्मनी के अंदर मोनार्की चलती थी, तो उन्हें इसके बारे में कोई अनुभव भी नहीं था। कुछ उग्रपंथी दल, जिसमें साम्यवादी प्रमुख थे, प्रारंभ से ही गणतंत्र का विरोध कर रहे थे। वहीं इस गणतंत्र की परेशानियां राजनीतिक हत्याओं ने और ज्यादा बढ़ा दी। गणतंत्र विरोधियों ने 1921 में केंद्रीय दल के नेता एजरबर्ग की हत्या कर दी, जो साम्यवादी दल का प्रमुख सदस्य था। 1922 में डेमोक्रेटिक दल के प्रमुख वाल्टर रैथनो को भी मौत के घाट उतार दिया गया। वह एक प्रमुख उद्योगपति एवं सरकार में विदेश मंत्री के पद पर था। इसी प्रकार कई उदारवादी राजनीतिज्ञों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। तत्कालीन न्यायाधीशों के पुराने साम्राज्य का समर्थक होने के कारण इन अपराधियों को कोई सजा भी नहीं दी जा रही थी। राजनीतिक हत्याओं के साथ साथ विरोधियों ने लगभग 350 सैनिक अधिकारियों की भी हत्या कर दी थी, जो जर्मनी की पराजय के लिए जिम्मेदार माने जाते थे। इस अव्यवस्था के वातावरण का लाभ उठाकर एडोल्फ हिटलर ने 1923 में म्यूनिख में अपने को गणतंत्र का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। यद्यपि वह पकड़ा गया और 5 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। एक और कारण था दोस्तों, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, यानी कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का बाजार गर्म था। असंतोष के इस वातावरण का लाभ उठाकर मार्च 1920 में वॉन काप ने सरकार का तख्ता पलटना चाहा और जनरल लुत्वित्स ने बर्लिन पर अधिकार कर लिया। सरकार इन विरोधियों को दबाने में असमर्थ थी, इसलिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को राजधानी छोड़कर भागना पड़ा। इन्होंने श्रमिकों से देशव्यापी हड़ताल की अपील की ताकि इन विद्रोहियों के षड्यंत्र को विफल किया जा सके।
14 मार्च को श्रमिकों ने हड़ताल कर दी। जनता का असहयोग देखकर विद्रोहियों को झुकना पड़ा और उन्होंने दूसरे देशों के अंदर जाकर शरण ले ली और इस तरह से मजदूरों के सहयोग से जो सरकार थी उसने फिर से बर्लिन के ऊपर अपना झंडा फहराया। लेकिन साम्यवादियों एवं समाजवादियों ने मजदूरों को संगठित करके उनकी हड़ताल फिर से करवा दी। गणतंत्रीय सरकार ने श्रमिकों से निपटने के लिए सेना की मदद ली और सेना ने बलपूर्वक श्रमिकों के आंदोलन का दमन कर दिया। दोस्तों, एक चौथा कारण था फ्रांस का रूर प्रदेश पर अधिकार। क्योंकि जर्मनी जब युद्ध के अंदर हार गया था तो उसके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे। साथ ही उसको क्योंकि युद्ध का जिम्मेदार ठहराया गया था तो उसको कुछ नुकसान की भरपाई करने के लिए भी बोला गया था। और क्योंकि जर्मनी के पास उस वक्त इतना पैसा नहीं था तो वो ऐसा कर पाने में असमर्थ था, इसलिए फ्रांस ने जर्मनी के रूर प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। और फ्रांस द्वारा रूस प्रदेश पर अधिकार करने से गणतंत्र विरोधियों एवं जर्मन नागरिकों में भयंकर रोषपूर्ण प्रतिक्रिया हुई। गणतंत्र विरोधियों ने राइनलैंड में एक गणतंत्र की स्थापना का षड्यंत्र रचा जो सफल नहीं हो सका। उसी समय गणतंत्र सरकार ने साम्यवादियों एवं समाजवादियों द्वारा सैक्सनी एवं थ्रुगिया पर अधिकार की चेष्टा को असफल कर दिया। इसी तरह से हिटलर ने भी लुडेनडॉर्फ और गुस्तावा वान ने गणतंत्रीय सरकार का तख्ता पलटने का षड्यंत्र तो रचा, किंतु वे इसमें सफल नहीं हो सके। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर जर्मनी की अर्थव्यवस्था जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी। उसके सारे औद्योगिक क्षेत्र छीन लिए गए थे और विदेशी व्यापार संकुचित हो गया था, जिससे राष्ट्रीय आय का ह्रास हो चुका था। इसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने कागजी मुद्रा प्रचलित की, जिसकी कीमतें बढ़ गईं। इस भयंकर स्थिति में जर्मनी के लिए युद्ध का हर्जाना चुकाना भी असंभव होता जा रहा था। उस पर मित्र राष्ट्रों ने 6 अरब 60 करोड़ पाउंड युद्ध के हर्जाने के रूप में थोपे थे, जिसे चुकाने के लिए जर्मनी को प्रति वर्ष 1 करोड़ पाउंड एवं जर्मन निर्यात का 25% देना था। किसी प्रकार जर्मनी ने 1921 में पहली किश्त अदा की, लेकिन उससे जर्मनी की कमर टूट गई। उसकी करेंसी मार्क का मूल्य चरम सीमा पर पहुंच गया। अगली किश्तें चुकाने के लिए जर्मनी के पास पैसा नहीं था, जिससे रुष्ट होकर बेल्जियम ने फ्रांस के साथ जर्मनी के औद्योगिक नगर रूर पर अधिकार कर लिया, जिससे जर्मनी की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई। अगस्त 1923 में प्रधानमंत्री कूनो के त्यागपत्र के बाद उसके उत्तराधिकारी स्ट्रेसमान ने वित्त मंत्री लूथर व शाक्ट को भयंकर आर्थिक अव्यवस्था से देश को संकट से उबारने का कार्य सौंपा। नोटों का प्रचलन बंद कर उनके स्थान पर पेटन मार्क नामक मुद्रा प्रचलित कर दी गई। नई मुद्रा प्रचलित करने के साथ साथ राष्ट्रीय बजट को संतुलित करने के लिए सरकारी खर्चे में भारी कटौती की गई। अनावश्यक कर्मचारियों को हटाकर वेतन कम कर दिए गए और करों में वृद्धि कर दी गई। इन उपायों से बजट संतुलित हो गया और मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन भी रुक गई। 1924 से 1929 तक के काल में वाइमार गणतंत्र की हालत पहले से अधिक स्थिर एवं शांतिपूर्ण रही। इस अवधि में गणतंत्र सरकार ने न केवल मुद्रास्फीति को रोका बल्कि आर्थिक एवं समृद्धि के नवीन युग में प्रवेश भी किया। आर्थिक समृद्धि और इसी वजह से इस सरकार के जो विरोधी थे उनको इस सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने का अवसर नहीं मिला। दोस्तों, आखिरकार वाइमार गणतंत्र का पतन हो गया। अब मैं आपको इसके पतन के कुछ कारण बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वॉरसॉय की संधि के दौरान जर्मनी के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लागू कर दिए गए थे और जर्मन नागरिकों का ऐसा मानना था कि जर्मनी के साथ बहुत गलत हुआ है और इस सरकार को वॉरसॉय की संधि के ऊपर साइन नहीं करने चाहिए थे। यह पहला कारण था जिसकी वजह से देश के अंदर गणतंत्र सरकार के खिलाफ एक माहौल बना। वहीं एक और कारण था जर्मनी की बहुदलीय व्यवस्था, यानी कि भारत की तरह ही जर्मनी के अंदर भी बहुत सारे राजनीतिक दल बन गए थे और इस वजह से एक सरकार को बहुमत मिलना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए किसी भी तरीके के राजनीतिक फैसले लेना बहुत मुश्किल होता था। वहीं उस वक्त पूरे देश के अंदर एक आर्थिक मंदी चल रही थी। हालांकि जर्मनी ने इससे निपटने के लिए बहुत सारे उपाय तो किए थे, फिर भी वो उपाय काफी नहीं थे और जर्मनी भी इस आर्थिक मंदी से अछूता नहीं था। और दोस्तों, इन सब कारणों के साथ एक और कारण था जो सबसे बड़ा कारण था, हिटलर का उदय। हिटलर का उदय भी गणतंत्रीय सरकार के पतन का एक प्रमुख कारण बना। हिटलर ने जर्मन जनता में नवीन आशा का संचार किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि तिरस्कृत जर्मनी को पुनः सम्मानजनक स्थान दिलाने में वही सक्षम है। भूखों को रोटी और बेकारों को काम दिलाने में केवल हिटलर ही समर्थ है। इस प्रकार ज्यों-ज्यों जर्मनी में चुनाव होते गए,
हिटलर के समर्थकों की संख्या में भारी वृद्धि होती गई। आर्थिक अव्यवस्था उसकी उन्नति का महान कारण बनी और जैसे ही हिटलर ने जर्मनी के चांसलर का पद ग्रहण किया, उसी वक्त वाइमर गणतंत्रीय सरकार धाराशायी हो गई। तो दोस्तों, यह था मेरा आज का वीडियो, जिसमें कि मैंने आपको वाइमार गणतंत्र के बारे में बताया और यह प्रणाली 1919 से लेकर 1933 के बीच में जर्मनी के ऊपर लागू रही। मैंने इसकी विफलता के कारण भी बताए और इसके सामने क्या क्या समस्याएं थीं वह भी आपको बताई। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर एक नया वीडियो लेकर आप सबसे मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।